कभी सोचा है कि हम एक छोटे से गांव से निकलकर आज के इन बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स शहरों तक कैसे पहुंचे? इस पूरे बदलाव के पीछे ना एक बहुत ही जबरदस्त थ्योरी है। एक ऐसा सिद्धांत जिसमें समाज को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। और वो है हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो स्पेंसर को जानेंगे, फिर समझेंगे कि ये सामाजिक उद्विकास आखिर है क्या। उसके बाद देखेंगे कि कैसे उन्होंने समाज की तुलना एक जीते जागते जीव से की। फिर समाज कितने तरह के होते हैं इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में इसका एक क्रिटिकल रिव्यू भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्पेंसर के परिचय से ही शुरू करते हैं। तो भाई ये थ्योरी दी किसने? इनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। समाजशास्त्र के एक बहुत बड़े थिंकर थे। और जानते हैं उनकी सबसे खास बात क्या थी? उनके लिए ना समाज कोई बेजान ढांचा नहीं था। नहीं, वो इसे एक जीती जागती सांस लेती हुई चीज मानते थे। स्पेंसर का पूरा आइडिया ना यहीं से शुरू होता है। उन्होंने कहा, देखो, समाज को सिर्फ लोगों की एक भीड़ मत समझो, बल्कि इसे एक जीवित व्यवस्था की तरह देखो। एक ऐसी व्यवस्था जो समय के साथ साथ बिल्कुल वैसे ही बढ़ती है और विकसित होती है जैसे कोई पौधा या कोई जानवर। और ये जो धीमी धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है ना, इसी को उन्होंने नाम दिया उद्विकास। अच्छा, तो ये सामाजिक उद्विकास होता क्या है? क्या कोई भी बदलाव? नहीं, स्पेंसर के हिसाब से ये कोई ऐसा वैसा बदलाव नहीं है। इस बदलाव की एक खास दिशा होती है, एक डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन है हमेशा सरल से जटिल की ओर। तो इसका मतलब क्या हुआ? सामाजिक उद्विकास मतलब एक सफर, एक ऐसे समाज से जो बहुत सरल है, बिखरा हुआ सा है, एक ऐसे समाज की तरफ जो बहुत ज्यादा जटिल और संगठित हो चुका है। और हाँ, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये एक बहुत ही धीमी और लगातार आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। अब इस थ्योरी का पूरा सारना इस स्लाइड में है। जरा सोचिए, एक बहुत पुराना शुरुआती समाज, स्पेंसर इसे कहते थे समरूप, यानी होमोजीनियस, एकदम सरल, जहां ज्यादातर लोग एक जैसा ही काम करते हैं। अब इसकी तुलना कीजिए आज के एक विकसित समाज से, जिसे वो विषम रूप कहते थे, यानी हेट्रोजीनियस। हमारे आज के शहर, जहां हजारों अलग अलग तरह के काम हैं, हर हिस्सा विशेष है, जटिल है। बस यही सफर है उद्विकास। चलिए अब आते हैं स्पेंसर के सबसे फेमस और मजेदार आइडिया पर। इसे कहते हैं जैविक उपमा। अब अपनी थ्योरी को एकदम आसान बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने समाज की तुलना कर दी सीधे सीधे हमारे अपने शरीर से। इस टेबल को देखिए, ये तुलना एकदम साफ हो जाएगी। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं, दिल, फेफड़े, दिमाग, वैसे ही समाज में अलग अलग संस्थाएं हैं, सरकार, अर्थव्यवस्था, परिवार। ठीक है? फिर जैसे हमारे शरीर में हर अंग का अपना एक खास काम होता है ना, वैसे ही समाज में हर संस्था का अपना एक काम है। और सबसे जरूरी बात, निर्भरता। जैसे दिल फेफड़ों के बिना काम नहीं कर सकता, वैसे ही अर्थव्यवस्था सरकार के बिना नहीं चल सकती। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। स्पेंसर के हिसाब से ये पूरा विकास 3 आसान से नियमों पर चलता है। नियम नंबर 1, समाज हमेशा सरल से जटिल बनेगा। नियम नंबर 2, समाज में एकरूपता से विविधता आएगी। और नियम नंबर 3, समाज हमेशा बिखराव से संगठन की तरफ जाएगा। यही 3 नियम हैं जो सामाजिक उद्विकास की दिशा को तय करते हैं। तो एक सवाल उठता है, अगर समाज लगातार विकसित हो रहा है, तो क्या हम इसकी अलग अलग अवस्थाओं को पहचान सकते हैं? बिल्कुल, स्पेंसर ने यही किया। उन्होंने समाजों को मोटे तौर पर 2 तरह से बांटा। एक वो जो युद्ध पर आधारित था, और दूसरा वो जो उद्योग पर। तो देखिए, उन्होंने 2 तरह के समाजों में फर्क बताया। पहला है सैन्य समाज। सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां सब कुछ अनुशासन, नियंत्रण और युद्ध के इर्द गिर्द घूमता है, शक्ति सब कुछ है। और दूसरा है औद्योगिक समाज। यहाँ स्वतंत्रता, सहयोग, उत्पादन और व्यापार, इन चीजों को महत्व दिया जाता है। स्पेंसर के लिए तो पूरा मानव इतिहास ही सैन्य समाज से निकलकर औद्योगिक समाज की ओर जाने का एक सफर है। योग्यतम की उत्तरजीविता। ये लाइन सुनते ही जहन में किसका नाम आता है? डार्विन का, है ना? लेकिन मजे की बात सुनिए, ये वाक्यांश असल में चार्ल्स डार्विन से भी पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा था, और वो भी समाज के लिए।
उनका मतलब था कि समाजों के बीच भी एक होड़ चलती है और जो समाज बदलते वक्त के साथ खुद को सबसे बेहतर तरीके से ढाल लेता है वही टिकता है, वही आगे बढ़ता है। अब देखिए, कोई भी थियोरी परफेक्ट तो होती नहीं है, तो स्पेंसर के इस विचार को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी खूबियों और कमियों दोनों पर नजर डालनी होगी। तो चलिए अब इसका एक क्रिटिकल रिव्यू करते हैं। तो इस थ्योरी की ताकत क्या थी? सबसे बड़ी बात तो ये कि इसने समाज को एक स्थिर चीज नहीं बल्कि एक बदलती हुई, विकसित होते हुई चीज के रूप में देखने का एक नया नजरिया दिया। दूसरी बात, शरीर से तुलना करके इसने एक बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बना दिया और इसने हमें ये भी समझाया कि समाज कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा गतिशील रहता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसकी आलोचनाएं भी बहुत हुईं। पहली तो ये कि समाज और शरीर की तुलना हर जगह ठीक नहीं बैठती। दूसरी, और ये बहुत गंभीर आलोचना है, कि योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार सामाजिक असमानता को सही ठहराने का एक जरिया बन सकता है। मतलब कोई कह सकता है कि जो गरीब या कमजोर हैं वो इसी लायक हैं। ये खतरनाक है। और सबसे बड़ी आलोचना ये है कि इतिहास हमेशा एक सीधी लाइन में आगे नहीं बढ़ता। समाज कभी-कभी पीछे भी जाता है या अलग-अलग दिशाओं में भी मुड़ जाता है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि इतनी सारी कमियों के बावजूद स्पेंसर की थ्योरी इस एक बड़े सवाल को समझने की एक पहली और बहुत ही जरूरी कोशिश थी। सवाल ये कि समाज आखिर बदलता कैसे है। ये हमें समाज की इस विशाल और जटिल मशीन को समझने के लिए एक ढांचा तो देता ही है। आज हम एक ऐसे आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जिसने समाज को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। ये आइडिया है हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक डार्विनवाद। चलिए इस दिलचस्प और काफी विवादित सिद्धांत को मिलकर समझते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये लाइन सुनते ही दिमाग में किसका नाम आता है? चार्ल्स डार्विन का ही, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि ये मशहूर लाइन डार्विन की नहीं बल्कि हर्बर्ट स्पेंसर की है और उन्होंने इसे जानवरों के लिए नहीं बल्कि हम इंसानों के समाज को समझाने के लिए बनाया था। तो सवाल ये उठता है कि हर्बर्ट स्पेंसर का असल में मतलब क्या था? देखिए, स्पेंसर 19वीं सदी के एक बहुत बड़े विचारक थे और वो डार्विन की थियोरी ऑफ एवोल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनके दिमाग में एक सवाल आया कि भाई, अगर जंगल में जानवर संघर्ष करके, स्ट्रगल करके और बेहतर बनते जाते हैं, तो क्या हमारा इंसानी समाज भी ठीक वैसे ही आगे नहीं बढ़ता? बस इसी सवाल के जवाब में उन्होंने एक पूरा सामाजिक ढांचा ही तैयार कर दिया। तो आसान भाषा में कहें तो सामाजिक डार्विनवाद है क्या? इसका मूल विचार है कि जो जंगल का कानून है ना, कि जो सबसे ताकतवर है वही टिकेगा। ये थ्योरी कहती है कि वही कानून हम इंसानों पर, हमारे समाज पर भी लागू होता है। मतलब हमारे शहर, हमारी नौकरियां, हमारे बिजनेस सब एक रेस की तरह हैं, एक जंगल की तरह हैं, जहां हर कोई आगे निकलने की होड़ में लगा है। अच्छा, तो चलिए अब इस फेमस लाइन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि जब इसे समाज पर लागू किया गया तो इसका असली मतलब क्या निकला। अब देखिए, स्पेंसर के हिसाब से समाज में फिट होने का मतलब शारीरिक ताकत नहीं थी। उनका मतलब था दिमागी तेजी, काबिलियत और स्किल से। उनका मानना था कि ऐसे ही लोग नेचुरली आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे और जो लोग थोड़े कमजोर या कम काबिल हैं वो इस रेस में पीछे रह जाएंगे। और स्पेंसर के मुताबिक ये ठीक भी है, क्योंकि इसी से तो समाज तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। अब कोई भी थ्योरी कुछ बेसिक आइडियाज पर खड़ी होती है, तो सामाजिक डार्विनवाद भी 4 मेन पिलर्स या कह सकते हैं कि 4 बुनियादी बातों पर टिका हुआ है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो देखिए ये 4 आइडियाज कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। पहला, समाज एक तरह का कंपटीशन है, एक जंग का मैदान है जहां सबसे फिट ही जीतता है। दूसरा, ये कंपटीशन, ये संघर्ष जरूरी है बल्कि अच्छा है, क्योंकि इसी से प्रोग्रेस होती है। तीसरा, और क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है तो सरकारों को इसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, कोई दखलंदाजी नहीं। और चौथा, जो कि सबसे ज्यादा विवादित है, इस पूरी प्रक्रिया से जो अमीर और गरीब के बीच का फासला बनता है वो बिल्कुल नेचुरल है और उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी की बातें। लेकिन सवाल ये है कि जब ये आइडिया असल दुनिया में लागू हुआ तो क्या हुआ? इसका समाज पर असर क्या पड़ा? खास तौर पर उस समय जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और सब कुछ तेजी से बदल रहा था।
इस थ्योरी ने उस दौर के कैपिटलिज्म को एक तरह से सही ठहरा दिया। मतलब ये कहा गया कि मार्केट में जो खुला कंपटीशन है वो तो नेचुरल है और बहुत अच्छा भी है। इसने लोगों के मन में ये बिठा दिया कि बस अपनी पर्सनल सक्सेस ही सब कुछ है। और इसका नतीजा, जो लोग इस दौड़ में पीछे रह गए, जो कमजोर थे, उनकी मदद करने को समाज की तरक्की में एक रुकावट की तरह देखा जाने लगा। अब जाहिर सी बात है, जब कोई थ्योरी इतनी कठोर होगी तो उसकी आलोचना भी जमकर होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि लोगों ने इसके खिलाफ क्या-क्या तर्क दिए और इसे क्यों गलत ठहराया। तो देखिए, इसकी आलोचना के पीछे कुछ बहुत मजबूत कारण थे। पहला, ये थियरी सिर्फ ये नहीं बताती कि समाज में गैर बराबरी है, बल्कि ये उसे सही ठहराती है, कहती है कि ये तो तरक्की के लिए जरूरी है। दूसरा, इसने अमीरों को एक तरह का बहाना दे दिया गरीबों का शोषण करने का। तीसरा, इसने इंसानियत की जो बेसिक वैल्यूज हैं, जैसे दया, हमदर्दी, एक दूसरे का साथ देना, इन सबको बेकार बता दिया। और शायद सबसे बड़ी आलोचना ये थी कि आपने डार्विन की बायोलॉजी की थियरी को उठाकर जबरदस्ती इंसानी समाज पर चिपका दिया है, जो कि बहुत ही गलत और खतरनाक है। तो कुल मिलाकर देखें तो लड़ाई दो सोच की है। एक तरफ वो लोग जो कहते हैं कि ये थियरी कंपटीशन और मेरिट को बढ़ावा देती है, जिससे समाज आगे बढ़ता है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ गैर बराबरी, शोषण और अमानवीयता को जायज ठहराने का एक खतरनाक तरीका है। और सच तो ये है कि यह बहस आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। तो आखिर में हम क्या समझे, इस थ्योरी को किस नज़र से देखा जाए? क्या ये समाज की तरक्की को समझने की एक कोशिश थी, या फिर ये शोषण को सही ठहराने का एक हथियार था? अगर एक लाइन में कहें तो सामाजिक डार्विनवाद समाज को एक कंपटीशन की तरह देखता है, जहां काबिलियत ही सबसे ऊपर है। पर इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और जो बात इसे हमेशा विवादों में रखती है, वो यही है कि ये अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई को कुदरत का कानून बताकर नॉर्मल कर देता है। कभी सोचा है कि समाज, हमारी सोसाइटी, एक जिंदा जिस्म की तरह हो सकता है? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर यही तो हर्बर्ट स्पेंसर का बड़ा ही मशहूर ऑर्गेनिक एनालॉजी का सिद्धांत है। तो चलिए आज इसी कमाल के आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। स्पेंसर का जो मेन आइडिया था ना, वो ये था कि सोसाइटी बिल्कुल एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, यानी एक जिंदा जीव की तरह काम करती है। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक वैसे ही सोसाइटी के भी अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब देखिए, स्पेंसर ने ये कंपैरिजन बस ऐसे ही हवा में नहीं कर दिया था। उन्होंने सोसाइटी और एक बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी कि उनके काम करने के तरीके में कुछ बहुत ही गहरी सिमिलैरिटीज देखी थी। चलिए देखते हैं कि आखिर इस आइडिया के पीछे की बुनियाद क्या है। जरा सोचिए, जैसे हमारे जिस्म में दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं, सबका अपना अपना काम है, लेकिन सब एक साथ मिलके हमें जिंदा रखते हैं, राइट? बिल्कुल उसी तरह सोसाइटी में भी फैमिली है, गवर्नमेंट है, स्कूल्स हैं, ये सारी संस्थाएं मिलके पूरे समाज को चलाती हैं। तो चलिए इस कंपैरिजन को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। एक काम करते हैं, बॉडी और सोसाइटी को आमने सामने रखकर समझते हैं कि ये आखिर है क्या। यहाँ देखिए कितने साफ तरीके से स्पेंसर ने इस तुलना को समझाया है। एक तरफ है शरीर के अंग, जैसे दिल और दिमाग, और दूसरी तरफ है सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस, जैसे परिवार और सरकार। दोनों के ही अपने अपने जरूरी काम हैं, और इन्हीं कामों से पूरा सिस्टम आगे बढ़ता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी खास बातें हैं, कौन सी सिमिलैरिटीज हैं जो इस एनालॉजी को इतना पावरफुल बनाती हैं। स्पेंसर ने 4 मेन पॉइंट्स बताए जहां सोसाइटी और बॉडी एक जैसे ही नजर आते हैं। तो चलिए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। पहला, दोनों का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा, दोनों के पास स्पेशलाइज्ड पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तीसरा, ये पार्ट्स एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, मतलब इंटरडिपेंडेंट हैं। और चौथा, दोनों ही वक्त के साथ सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं, यानी डेवलप होते हैं। लेकिन क्या ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है, हर तरह से सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मजेदार बात यह है कि स्पेंसर खुद ये जानते थे। तो चलिए अब इस सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं कि सोसाइटी और बॉडी में बड़े बड़े फर्क क्या हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क वो है कॉन्शियसनेस का, यानी सोचने समझने की शक्ति का। देखिए, एक शरीर में सारी कॉन्शियसनेस एक जगह दिमाग में सेंटर्ड होती है, लेकिन सोसाइटी में ऐसा नहीं है।
यहाँ कॉन्शियसनेस हर एक इंसान में, हर मेंबर में फैली हुई है। दूसरा बड़ा फर्क है आज़ादी का, फ्रीडम। सोच के देखिए, हमारा दिल या हमारे फेफड़े ये डिसाइड नहीं कर सकते कि चलो भाई अब इस शरीर को छोड़ के चलते हैं। वो बंधे हुए हैं। पर सोसाइटी में लोग आज़ाद हैं। हम सब अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। और आखिर में बात आती है अस्तित्व की, यानी एग्जिस्टेंस की। अगर शरीर के जरूरी ऑर्गन्स काम करना बंद कर दें तो पूरा शरीर खत्म हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। जबकि सोसाइटी वो अपने किसी भी एक मेंबर के जाने के बाद भी चलती रहती है, जिंदा रहती है। तो इन्हीं बड़े बड़े फर्कों की वजह से इस थियरी के क्रिटिक्स भी हैं। लोगों का कहना है कि अगर हम सोसाइटी को एक बॉडी की तरह देखेंगे तो इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम यानी एक इंसान की आज़ादी कहीं ना कहीं दब जाती है। आखिर हम इंसान हैं, किसी सिस्टम के पुर्जे थोड़ी हैं, है ना? तो इतनी सारी क्रिटिसिज्म के बावजूद सवाल ये उठता है कि ये थ्योरी आज भी सोशियोलॉजी में इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों मानी जाती है? ऐसा क्या है इसमें? देखिए, इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने हमें सोसाइटी को एक बड़े इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में देखना सिखाया। इसी थ्योरी ने सोशियोलॉजी में एक नई सोच को जन्म दिया, जिसे हम फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सोसाइटी का हर हिस्सा एक जरूरी फंक्शन पूरा करता है, बिल्कुल शरीर के ऑर्गन्स की तरह। तो आखिर में इस पूरी थ्योरी का निचोड़ या सार बस इतना है कि ये सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइज्ड और इंटरडिपेंडेंट सिस्टम की तरह देखता है। एक ऐसा सिस्टम जहां सभी हिस्से मिलजुल कर काम करते हैं ताकि सोसाइटी डेवलप हो और स्टेबल रहे। तो इसके साथ हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। अगर हम स्पेंसर का चश्मा पहनकर आज की सोसाइटी को देखें तो क्या कहेंगे? क्या हमारा समाज एक जिस्म की तरह स्वस्थ है या फिर किसी गहरी बीमारी से जूझ रहा है? इस पर सोचना जरूरी है,